नमस्कार, मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज बड़े ही मशहूर लेखक और संपादक पंकज बिष्ट। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। पंकज बिष्ट 20 फरवरी 1946 को मुंबई में जन्मे प्रताप सिंह बिष्ट ही आज एक जाने माने लेखक और संपादक हैं। पंकज बिष्ट ने अपने पेशेवर जीवन का आरंभ भारत सरकार की सेवा के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के साथ किया। इस बीच वो सूचना, समाचार और संप्रेषण के माध्यमों के लिए आकाशवाणी और कई दूसरे सरकारी संस्थानों के साथ विशिष्ट जिम्मेदारियों में रहे। लेखन और साहित्यिक पत्रकारिता की ओर उनके स्वाभाविक रुझान ने पंकज बिष्ट को भारत सरकार के प्रकाशन विभाग में अपनी सेवाएं देने का सुअवसर दिया। प्रकाशन विभाग की हिंदी पत्रिका आजकल के संपादन की कमान संभालते हुए पंकज बिष्ट ने उत्कृष्ट साहित्यिक आस्वाद के नए कीर्तिमान प्रस्तावित किए। उन दिनों के आजकल में युवा रचनाकारों सहित तत्कालीन लेखकों की सक्रिय उपस्थिति पंकज बिष्ट की कल्पनाशीलता और सक्रियता की गवाही है। लगभग 20 साल पहले जब पंकज बिष्ट ने अपनी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश लिया, तब तक उनके उपन्यास लेकिन दरवाजा और उस चिड़िया का नाम हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के पाठकों के मन में स्थान बना चुके थे और इस दिशा में उनकी योजना और कुछ करने की थी। 1999 में पंकज बिष्ट ने समयांतर पत्रिका का पुनर्प्रकाशन आरंभ किया, जिसे पिछले 18 वर्षों से उत्तरोत्तर एक गंभीर और विचारोत्तेजक पत्रिका के रूप में स्वीकारा और सराहा जा रहा है। साहित्य की अनेक विधाओं में रची पुस्तकों के रचयिता पंकज बिष्ट एक गंभीर अध्येता, विचारक और प्रेरक हैं। अपने सरल और मृदुल व्यवहार के कारण उन्हें समाज के हर आयु वर्ग से हार्दिक प्रेम हासिल है। बिष्ट जी, हमको बताइए कि अगर 10-10 वर्षों में ऐसे आपके जीवन को बांटें तो शुरुआती 10 वर्षों पर पहले एक नज़र डालेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और शुरुआती पढ़ाई लिखाई और उसमें आपका जो सांस्कृतिक गठन होता है वो किस इलाके में हुआ। देखिए, ये बड़ा मज़ेदार मामला है मेरे साथ कि मैं पैदा हुआ बम्बई और पैदा होने के 1 साल के अंदर ही अंदर वहाँ से हम लोग, यानी मेरे पिताजी ने वहाँ से शिफ्ट करना तय किया और वो हम लोग रानीखेत आ गए। तो रानीखेत रहे। तो मैंने जब होश संभाला तो मैं अल्मोड़े को याद करता हूँ। तो एक तरह से बचपन की जो स्मृतियाँ हैं वो अल्मोड़े की हैं। थोड़े हम लोग कुछ वर्ष अल्मोड़े रहे। उसके बाद हम लोग नैनीताल के नज़दीक एक छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है राधा, जिसका नाम है भवाली। उस भवाली में रहे और ये तो रहा। मैं वहीं थोड़े देर अल्मोड़े पढ़ा, फिर यहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं 5वीं 6ठी से करने के बाद मैं 6ठी के मैं लखनऊ चला गया। तो 10 वर्ष का हिसाब लगभग ये पूरा हो गया। वहाँ मैंने एक आध कक्षाएँ वहाँ पढ़ी और उसके बाद फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया और लगभग सारा उसके दृश्यावली जो है चेंज होके दिल्ली आ जाती है। तो फिर दिल्ली, सब कुछ दिल्ली होता रहा। बम्बई में आपके पिता क्या कर रहे थे और आप लोग कितने भाई बहन हैं? देखिए, मेरे पिता जो थे वहाँ वो पढ़ने के सिलसिले में वहाँ पहुँचे थे। वो बड़े पढ़ाकू आदमी थे। पढ़ने का जैसे कुछ लोगों को शौक़ होता है ना कि एक डिग्री कर लो, दूसरी कर लो, शायद उसी तरह का कुछ शौक़ उनको रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इतिहास में एमए किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर वो वहाँ से चले बम्बई में। तब ये दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस खुला ही था, जो बाद में टिस कहलाया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये उसका पूर्ववर्ती था। उसके उस सेकेंड बैच में उनको एडमिशन मिल गया था, तो वो वहाँ पढ़े। उसके बाद वो मुंबई सरकार, तब
महाराष्ट्र सरकार नहीं थी, बम्बई का मैं काफ़ी हिस्सा, गुजरात भी था, शायद कुछ सिंध का भी हिस्सा था, खैर फिलहाल गुजरात तो था ही। उसमें वो उनके संभवतः सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वगैरह में वो लग गया। पर ये जब मैं पैदा हुआ वो आप अगर रुश्दी वाले मुहावरे में कहें कि वो मिडनाइट चिल्ड्रन एग्जैक्टली नहीं है, पर वो उससे 1 साल पहले है, क्योंकि मैं 46 में पैदा हुआ, 47 में आज़ादी मिल गई। तो जो 46 में जिस तरह का माहौल था और जिस तरह से चीज़ें मतलब बन रही थी, तो खासा क्या कहा जाए हलचल थी और उत्तेजना थी, जिससे शायद मेरे पिताजी भी प्रभावित हुए और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वो राजनीति के लिए वो यहाँ चले आए। फिर वो वहाँ काम करते रहे, वो होता रहा। एक पिता इसलिए बम्बई गए। और परिवार जहाँ तक मैं, हम लोग बहुत लंबा चौड़ा हमारा परिवार है। हम 8 भाई बहन हैं, मैं 5 बहनें और 3 भाई। सबसे बड़ी हमारी एक बहन है और मैं नंबर 2 में हूँ और सबसे बड़ा भाई हूँ, लड़कों में सबसे बड़ा हूँ। हमारा गांव जो है वो रानीखेत के नज़दीक है। वो जो ये पश्चिमी रामगंगा आती है ना, आपने देखा होगा, मुरादाबाद आती है और ये इधर से होती हुई शायद कानपुर से थोड़ा आगे जाके नीचे की ओर फिर जाके गंगा में मिलती है। ये बड़ी लंबी नदी है और कॉर्बेट पार्क से भी आती है, फेमस जो उसके लैंडमार्क हैं। तो उस नदी के नज़दीक हमारा गांव है, किनारे, नज़दीक माने एक्चुअली किनारे है, और हमारे खेत नज़दीक, वहाँ गांव तक है, उस नदी के तट तक है, नदी से लेकर ऊपर तक है। तो वहाँ से वो पढ़ने गए, क्योंकि आप जानते हैं मैं जो हूँ जिस पृष्ठभूमि से हूँ वो खेतीहर थी। मेरे वहाँ पहाड़ में ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते थे उनका जो व्यवसाय था वो खेती ही था। खेती वहाँ बहुत कठिन है, ऐसा भी सब जानते ही हैं। पहाड़ में चूँकि स्थिति ऐसी है कि वहाँ की कृषि कोई बहुत उपजाऊ नहीं है, बहुत सीमित उसका रहता है, लेकिन उस ज़माने में जो सिस्टम था वो काम कर रहा था और चलता रहता था। बच्चे कुछ आते थे पढ़ने, और सामान्यतः किसानों में ऐसी परंपरा नहीं थी कि वो लंबा चौड़ा कोई पढ़ेंगे या वो करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, क्योंकि अंग्रेज कुमाऊँ में हमारे इलाके में थोड़ा देर में आए, 1815 के आसपास वो आए। उससे पहले वो नेपाल के अंदर था हिस्सा। तो जब वो आए तो उससे एक बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। उस सिलसिले ने क्या किया कि लोगों को एक आसान और बेहतर ज़िंदगी जीने का या पढ़ने लिखने के लिए उसका शौक़ पैदा हुआ और अंग्रेज़ों ने वहाँ एक तरह से अंग्रेज़ों से उल्टा ये कहना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों से पढ़ने का जो था लगाव वो सीखा, और इसलिए वहाँ पढ़ाई की खूब परंपरा रही। मेरे पिताजी भी संभवतः उसी तरह के एक व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत रुचि के कारण वो पढ़ते रहे। तो जो पढ़ाई का शौक़, वो तो खैर बाद में आने वाली बातचीत के बीच में ये आएगी बात कि पढ़ाई का शौक़ और लिखने का शौक़ हो सकता है कुछ आपको अपने पिता की वजह से भी मिला हो। लेकिन फ़िलहाल इन 10 वर्षों के बाद अब अगले 10 वर्षों पर नज़र डालने से पहले ये थोड़ा देखते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग जिन स्कूलों में हो रही थी, उन स्कूलों की क्या विशेषताएं थीं जिन्होंने फिर बाद में आपके जीवन पर असर डाला होगा? देखिए, शुरुआत में आज़ादी की बहुत बाद तक काफ़ी अर्से तक ऐसा रहा, कम से कम हमारे पढ़ने लिखने तक ऐसा रहा कि अंग्रेजी स्कूलों का प्रकोप नहीं था। तो सब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल भी नहीं थे ऐसे, सरकार करते थे। और एक तरह की उसमें क्या कहा जाए, समानता थी, एक मिलजुल के रहने का भाव था, और उससे समाज में भी जो मिलना जुलना था आपस में कई गुना बेहतर था। ऐसा नहीं था कि कट जाते थे बच्चे शुरू से ही और वो अलग चले जाते थे। तो हम जिन स्कूलों में पढ़े वो सरकारी स्कूल रहे या सरकार से फंडेड रहे, जिसके कारण भी उनमें सारे नियम वही लागू होते थे और सारे तरह के बच्चे पढ़ते थे। तो हमारे यहाँ आपको, जैसे मुझको याद है बचपन में मेरे साथ एक मूची का लड़का पढ़ता था, एक दर्जी का भी लड़का था, और जो कस्बे का या शहर का जो भी समृद्ध लड़का हो सकता है वो भी रहता था। तो ये सबसे बड़ी बात उस दौर की थी जो अब ख़त्म हो गई है।
जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि सारे स्कूल उसी तरह से, ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं पढ़ने लिखने का। अगर आपको शौक़ है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा छात्र कभी नहीं रहा, उस अर्थ में कि जिस तरह से वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बैठते हैं, वो मुझे कभी पसंद नहीं, उस समय तालमेल नहीं बैठा पाया। शुरू के स्कूलिंग के दौर में कोई मैं क्या कहा जाए कि ऐसे कुछ नहीं लग रहा था कि मैं कुछ करूँगा, सिवाय इसके कि मेरी रुचि बाकी चीज़ों में ज़्यादा थी, जैसे घूमने में, जंगल चले जाने में, इधर उधर वो करने में, इस तरह के काम करता रहता था। तो ये है। तो दिल्ली आने के बाद असल में इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसका जाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा जो पढ़ने का सिलसिला था वो लगातार टूटता रहा पारिवारिक स्थितियों के कारण। तो अंत तो मैंने फिर जब बीए कर लिया, उसके बाद से मेरी समझ में आया, बल्कि पहले भी जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तब भी मुझको लगने लगा था कि मुझको लिखने पढ़ने का ही व्यवसाय चुनना है। तो मैंने सारा ध्यान उस तरफ लगाना शुरू किया। मैं जैसे मैंने पहली कहानी का अटेम्प्ट 12वीं के आसपास कर दिया था, और फिर वो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी कविताएं लिखना शुरू किया, और लेकिन वो अटेम्प्ट मैंने कर दिया था। तो है, तो कोई बहुत अच्छी कहानी हो या ना हो, पर मतलब जैसा हो सकता था। 12वीं का बच्चा क्या कहानी लिखेगा, जो भाषा आनी चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तो वो इस तरह से मेरे रुचि जो है उसमें पनपने लगी। बाद में मैंने 1 साल के बाद, उस दौर में मैंने एक यहाँ डिप्लोमा चलता था जर्नलिज्म का, वो किया, और फिर 1 साल के गैप बीए के बाद फिर मैंने एमए किया। तो आप देखेंगे कि ये जो किशोरावस्था के जो वर्ष होते हैं वो काफ़ी, उसमें बहुत तय नहीं होता कि दिशा क्या होगी जीवन की, आदमी तलाशता ही रहता है। और उसमें भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जीवन में, कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो आपका रास्ता फिर धीरे धीरे क्या होगा उसको शायद तय करती हैं। खुद आपके अनुभव में ये वाली 12वीं तक की जो पढ़ाई थी और उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू करने वाले इस पीरियड में वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने ये तो इंडिकेट किया कि ये करना है और ये नहीं करना है? देखिए, 2 तरह के 2 पर्सनैलिटी हैं कहना चाहिए जिन्होंने मुझको उस तरह से प्रभावित किया। एक तो खुद मेरे पिता हैं, जिनसे मैंने पढ़ने के प्रति रुचि सीखी, क्योंकि उनके पढ़ने की रेंज ये थी कि वो एक तो इतिहास और राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र वगैरह ये सब वो जानते थे। इसके अलावा वो साइंस को पढ़ते रहते थे, मेडिसिन पे पढ़ेंगे, यहाँ तक कि वो ज्योतिष भी वो जानते थे, पढ़ते थे। और इसके बावजूद कि वो कोई अंधविश्वासी नहीं थे, उन्हें थे, लेकिन वो सब का उनको देखने का और जानने की इच्छा लगातार रहती थी। तो जो ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा और जो लगन है, जो लगाव है, वो उनसे पैदा हुआ। लेकिन ये जो मेरी कल्पनाशीलता है उसको बढ़ाने में ज़्यादा बड़ी भूमिका मुझे अपनी माँ की लगती। जैसे कि मैं जब बचपन में बीमार होता था तो वो मुझको उसमें से, महाभारत में से, रामायण में से कथाएं सुनाती थी, और भी जो कहानियाँ सुनती थी। उससे ऐसा हुआ कि मैं अक्सर ये सोचता था, जो कहानियों से अक्सर अपने को आइडेंटिफाई करता था, फिर सोचता था कि मैं ऐसा करके क्या देख सकता हूँ। तो ये शुरुआती मानसिकता बदलने में जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, चीज़ों के प्रति। और एक्चुअली वो इतनी सेंसिटिव थी, शायद वही सेंसिटिवनेस शायद एक हद तक उनसे मैंने सीखी होगी। और तब उस दौर में जीवन में क्या करना है, ये कुछ आपको स्पष्ट हुआ था कि क्या करना है? देखिए, ऐसा था कि ये तो मैं तय कर चुका था। कारण एक और भी है। मेरे पिता जब वहाँ से बम्बई से जब अल्मोड़े पहुँचे, रहने वहाँ अल्मोड़े पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने एक अखबार का संपादन भी किया था। वो उसमें वो जुड़े थे, वो करते थे। तो मैं उनके बच्चे के रूप में जब मैं उनके दफ्तर में गया, तो मैंने जो वो माहौल देखा,
और मैं वो प्रेस में गया तो वो उसकी जो शाही की जो गंध थी वो मेरे दिमाग में बैठी रही। उसने एक तरह से घर बना लिया। उससे मैं आइडेंटिफाई अपने को करता रहा और मुझको ये लगभग ये तय था कि मैं पत्रकारिता या ऐसा कोई काम करूंगा जो पढ़ने लिखने से होगा, पढ़ाने से नहीं था, पत्रकारिता से और लेखक बनूंगा। ये एक तरह से मैं धीरे धीरे मेरे अंदर वो किसको कहा जब पोलराइज होता जा रहा था और मैंने हाँ कुछ भी बनने का निर्णय ले लिया। लेकिन फिर आप कुछ बने तो सही। हाँ, ये इत्तेफाक है कि मैं बन गया। और देखिए, हम जिस समाज में हैं उसमें आप जो बनना चाहते हैं वो बन पाएँ, ये बड़ी भारी आपका सौभाग्य है। वरना हम चाहते कुछ हैं और बनते कुछ हैं। अधिकांश लोगों के साथ ये है, या माँ बापों का इतना दबाव रहता है। मेरे साथ इस तरह का कोई दबाव कभी नहीं रहा, या और भी सर्कमस्टांसेस जो भी रहे उसके कारण मैं इस तरह के किसी दबाव को मुझे मतलब मैं रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए मैं एक तरह से मुक्त था और मैं अपना रास्ता मैंने अपने आप तय कर लिया और मैं वहाँ जैसे भी हुआ इधर उधर करता हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे वो काम मिल गया। और तब लिखने मतलब क्रिएटिव राइटिंग के अगर शुरुआती संकेत आप अपने अंदर कभी सोचते हैं कि वो मिले, किसी ने कहा या आपको ये एहसास हुआ कि, क्योंकि पढ़ाई का मतलब आमतौर पर माना जाता है कि आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, हाँ, आप कुछ आपको रिपोर्ट कार्ड में कुछ नंबर चाहिए होते हैं, इसके लिए आप पढ़ाई करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भटकाव हुआ तो आप पल्प फिक्शन, जो एक ज़माने तक बहुत मशहूर रहा हिंदी में, उसमें वो समय, वो टाइम पास रीडिंग टाइप की चीज़ है। फिर कुछ अखबार हैं, जर्नल्स हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के लिए अपने को, अपने अंदर ये संकेत आपने कब पाए? देखिए, ये आपने जो बात कही ये इंटरेस्टिंग है इस अर्थ में कि मेरे साथ क्या हुआ कि पहला जो उपन्यास मैंने पढ़ा वो एक जासूसी उपन्यास था। और वो हुआ ये कि मैं तब 6ठी क्लास में था, वो तभी मेरे हाथ में पड़ गया। उसका शीर्षक जो था वो मुझे आकर्षित किया उसने, और वो मुझे अब तक याद है। उसका नाम था खूनी सिगार। मैं उसको पढ़ता रहा और एक तो भाषा बहुत सहज होती है, उसमें से घटनाएं होती हैं और रहस्य, तो वो मैं पढ़ता चला गया और मेरे ख्याल से मैंने उसको पढ़ दिया। तो ये एक उपन्यास जिसने मेरे एक तरह से मुझे फिक्शन की ओर आकर्षित करने में मदद करी। लेकिन इसके बाद, इसके साथ ही जब लखनऊ रहता था तो मेरे अपने मामा थे, मैं उनके यहाँ रहता था, तो वो जो किताबें पढ़ते तो उनमें से एक किताब मेरा बचपन गोरकी का, वो मेरे हाथ लगी। मैंने देखा उसको पढ़ा, तो उसका जो शुरू के जो चैप्टर जब मैं पढ़ने लगा तो वो बड़े गजब के थे। जैसे वो बच्चा जाता है और वो अपने नाना के घर जाता है, वहाँ जो दमबाजी होती है, वो सारी बातें एक तरह से वो उसने मुझे पकड़ा। तो मैं क्या कहना चाहिए कि अब मैं दोनों तरह की चीज़ें पढ़ने लगा। 6ठी क्लास में आपको मेरा बचपन पढ़ने का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है, तो फिर भी आपको, चूँकि उसमें घटनाएं इतनी ज़्यादा हैं और इतना वो उसका जो कथानक है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पकड़ लेता है, तो उसने मुझको वो सिखाया। तो ये एक तरह से यहाँ से है। बाद में जब मैं वहाँ से आ गया, हल भी गया, तो भी मैं पढ़ने का रुचि जो मुझे लगी, तो एक मैं जासूसी दुनिया भी पढ़ता था और जो बड़ी रचनाएं थी वो भी। मैं उसी दौर में मैंने बहुत सारे विश्व के जितने थे अनुवाद वो पढ़े, जितने उपलब्ध होते। तो उस जमाने में अनुवाद जो थे कई गुना ज़्यादा हिंदी में उपलब्ध थे, जबकि मुझे याद है विक्टर ह्यूगो तक मैंने अनुवाद में ही देखा। और बल्कि एक उपन्यास है मॉम का, उसका नाम, उसका अनुवाद में नाम था तुलिका, पर असली में वो उसका नाम है, आप अंदाज नहीं कर सकते उसका असली नाम क्या है।
उसका असली नाम है मून एंड सिक्सपेंस। उस उपन्यास में जो पॉल गौंगा पर आधारित उपन्यास है, तो उस पर वो मैंने पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं इसके बाद जो चीज़ें पढ़ने लगा तो वो उसमें अनुवाद में इतनी ज़्यादा उपलब्ध थी और सब पढ़ना शुरू हुआ कर। फिर धीरे धीरे फिर जब और बड़ा मसला, तो एक तो ये होता गया कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, हिंदी की दुनिया तो सिमटती रही और अंग्रेजी का प्रकोप बढ़ता चला गया। अंग्रेजी किताबों का पढ़ने का मामला होता रहा। तो लिखने के साथ जो शुरुआती फ्लर्ट आपका है वो क्या रहा होगा कि कुछ अब बहुत कुछ पढ़ लिया या पढ़ता रहूँगा आगे, लेकिन ज़रा कुछ लिख के ट्राई करता हूँ? वो एक्चुअली होता यह है कि अक्सर जो अच्छी रचनाएं हैं वो आपको प्रेरित भी करती हैं कि आपके पास भी एक विषय है, और एक विषय तो सबके पास होता है। वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, वो चाहता है कि मैं उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करूं। जब मैं छोटा था तो एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था, तो वहाँ एक ऐसी घटना घटी जो बड़ी विचित्र थी। मैं और मेरी साथ कौन था, मेरी बहन थी, तो वो अपना 3rd क्लास का डब्बा था, स्लीपर था। रात को हम सोते होते रहे, जब उठे सवेरे तो मैंने देखा कि मेरे जूते नहीं हैं, वो जूते गायब हो चुके थे। और वो जूते तो नए जैसे, तो खैर वो हमारा जो ननिहाल ज़्यादा दूर नहीं था, एक स्लीपर एक्स्ट्रा थी तो मैं पहन के वहाँ चला गया। अब मेरी ये समझ में नहीं आया, मतलब मैं एक किशोर के रूप में ये बता रहा हूँ आपको, मेरी ये समझ में नहीं आया कि आखिर कोई किसी के जूते क्यों चोर ले गया। तो इस पर यही सवाल मुझे वो करता रहा कि भाई आखिर कोई जूते क्यों चोरता है। तो मैंने वो जूते चोरने पर एक कहानी गढ़ी। तो इस तरह से वो उसकी शुरुआत है, कहानी जैसी तो होती है, पर उसमें तर्क मेरा ये रहा जो एक तरह से पॉजिटिव वो यह है कि मैंने ये माना कि चोरी उसने मजबूरी में की है, कि शायद वो जूते पहन नहीं सकता या जूता उसको मिला नहीं है इसलिए चोरी की, वरना कोई कुछ चोरी करेगा। तो ये पहली कहानी का अटेम्प्ट है जो मैंने किया था इस तरह से। तो अब उसके बाद चूँकि मैं और पढ़ना रहा था, तो फिर तो इच्छा हुई कि मैं भी लिखूं, करने करूँ। तो ये मैंने फिर लिखने की कोशिश करने लगा था धीरे धीरे। तब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया था पहली कहानी के छपने और उस पर मिली हुई प्रतिक्रियाओं, या क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, वो छपी होगी कहीं या आपने पढ़कर किसी को सुनाई होगी और शायद कुछ इस तरह का मनोबल बढ़ाने जैसी कुछ स्थिति हुई होगी, मैं अनुमान लगाता हूँ। तब तक आपको मालूम था कि हिंदी या मतलब साहित्य में साहित्यकार बनकर एक शक्ति अर्जित की जा सकती है और आप भी एक किसी ध्रुव पर खड़े हो सकते हैं? ये तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं अगर एक कहानी लिखूंगा तो लोग मुझे जानेंगे, मेरी बात सहेंगे और मैं एक लेखक बनूंगा। एक लेखक बनना अपने आप में एक क्या कहा जाए, एक गौरवशाली काम है, छोटा काम नहीं था। उसका जो सम्मान है वो भी आपके लिए प्रेरणा का कारण बनता है। कैसे लेखक का सम्मान कैसे है? उस समाज में भाई, जो जब तक हम पढ़ रहे थे, और वो सम्मान इस मामले में है कि वो आपके पूरे लोगों के समाज को बदलने में, उनके विचारधारा को बदलने में, उनके सोच को बदलने में, उनके व्यवहार को बदलने में उसकी भूमिका रहती है। तो ये जो बात रही है, आप जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तुलसीदास ही पढ़ा जाता है, अंततः तो वो लेखक ही हैं। या जैसे मैंने गोरकी को पढ़ा, तो उनकी किताब पढ़ने के बाद मेरा बचपन मुझे लगा कि ये अपनी बात कह रहा है, पर ये कितनी बड़ी बात है। तो या फिर जो और मैंने उपन्यास पढ़े, तो वो जिस दुनिया को वो आपके सामने खोलते हैं, तो लगता है ना कि कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर दे रहे हैं जो आप अन्यथा समझ ही नहीं सकते, ये वो आपके सामने रख सकते हैं, उसको रच देते हैं। ये जो तत्व है वो आपको आकर्षित करता है लेखक बनने में, हर रचनाकार बनने में ये होता है। लेकिन लेखक विशेषकर जब आप गद्य में लिख रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप पूरे एक दुनिया को रचते हैं। वो मात्र एक पात्र या उसको नहीं होता, वो उसका सब कुछ उसके रचने का, तब तो सृजन कहते हैं ना। आप उसके बिल्कुल नियंता हैं, ईश्वर की तरह हैं आप, जो आप चाहे कर रहे हैं और को बना। वो कि वो उस तरह से ईश्वर अब नहीं है, उसके हर एक तर्क है उसमें और पात्रों में। अगर इस तरह होगा तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर भी आपको ये सुख तो है कि आपने इसको रचा, और अब वो अप्रिशिएट हुआ या नहीं हुआ, तो ये बता। ये मैं, चूँकि आप पूछें तो मैं बताता हूँ, जो मेरी पहली कहानी छपी है वो 60
68 में छपी और 67-68 में। वो कहानी का मज़ेदार किस्सा है। किस्सा है कि ग्रेजुएशन में बीए में हम लोग, ये कोई दूसरी कहानी थी इस जूते वाले से अलग? बिल्कुल, वो तो मैंने बताया कि 12वीं में पढ़ी, वो मैंने और वो उसको कहीं फाइनल छपी नहीं? नहीं, हाँ। वो ख़त्म हो गई। तो ये जो पहली कहानी मेरी छपी और जैसा मैंने उसको रचा, वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। वो कहानी मूलतः भवाली को लेकर है, जहाँ मैं रहा। और आपको पता है वहाँ एक सैनिटोरियम है जो बड़ा फेमस है, उस प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है। और उस सैनिटोरियम में कई जाने मानी हस्तियाँ रह चुकी हैं, जैसे सुभाष बोस भी उसमें थे, कमला नेहरू उसमें थी, यशपाल उसमें रहे, ये इस तरह के है। तब मैं ये बातें नहीं जानता था कि वो उसमें रहे, तो मैं सुना रहा। पर वो भवाली कस्बे से थोड़ा पहले है और उन दिनों भीड़ नहीं होती थी, दूर होता था और एक रहस्य जैसा लगता था, क्योंकि लोगों में अक्सर कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ से कुछ ये जो पेशेंट, जो मरीज मर जाते थे, तो वो उनको लेके जो नीचे एक शमशान था उस ओर जाते थे, तो वो पता लोग कहते थे, तो हम बच्चे थे तो बड़ा अजीब सा डर और आतंक होता था, ताकि कोई बहुत ज़बरदस्त बीमारी होती है टीबी, जिसका इलाज नहीं होता, उससे यहाँ जो लोग आते हैं इलाज करने, वो बच जाते हैं। तो खैर ये जो पूरा वो था, मैंने ये मेरे दिमाग में रहा होगा, तो मैंने एक कहानी रची। और वो कहानी जो मैंने लिखी, उसमें उसका नाम था, उसका नाम एक और मसीहा या ऐसा कुछ नाम रखा था। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं तब बीए में था और अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो कीट्स की जो एक कविता है नाइटिंगेल, उसकी शुरू की पंक्तियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये मैं आप समझ सकते हैं कि बीए के बाद की बात है। बीए उसमें ये होता था, मैं आपको ये पता था कि कीट्स जो था वो 26-27 साल की उम्र में टीबी से मर गया था, और उसने जो कविताएं लिखी वो आप पढ़ रहे थे, तो पता नहीं वो जो बचपन की बातें थी और जो माहौल था, जो मैंने देखा था, उस सब ने मिलके उसके साथ कोई तारतम्य बैठाया। और जो मैंने कहानी रची उसमें मैंने वो कीट्स की पंक्तियाँ की पंक्तियाँ उस कविता से, जो नाइटिंगेल है, वो ली। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो शायद नाइटिंगेल ही उसका नाम है। उसकी जो लाइनें हैं वो ये है, डार्कलिंग आई लिसन फॉर मैनी अ टाइम, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। तो मुझे ये अभिव्यक्ति, ईजफुल डेथ की अभिव्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। तो ये अपने आप में बड़े गजब का एक्सप्रेशन है। खैर, तो मैंने उस कविता के बहुत सारे हिस्से उसमें इस्तेमाल किए हुए हैं। और वो कहानी उसी सैनिटोरियम पृष्ठभूमि में जहाँ दो दोस्त हैं और वो मिल रहे हैं वगैरह वगैरह कुछ, वो कहानी की कहानी उसके बाद बनी। मुझे एक सज्जन में, तो यहाँ एक सज्जन उन्हीं दिनों की जो आते जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करते थे, और मैं चूँकि इधर उधर आ जा रहा था, तो वो मुझे मिले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या, ये यंग मेरी उम्र के थे, तो मैंने कहा मैंने एक कहानी लिखी है। तो बोले तुम दिखाओ मुझे। मैं तो अपने यहाँ हो सका तो लगा दूँगा। मुझे तो हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी कहानी साप्ताहिक को भेजूँ कि भाई वो लेंगे। उसने क्या किया, वो देखा, उसने कहा यार कहानी तो तुम्हारी अच्छी है, तो मैं अपने संपादक को देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी रिकमेंडेशन के साथ वो उप संपादक बने थे, तो शायद मुझसे थोड़े बड़े होंगे। उन्होंने वो रिकमेंड कर दी। उन दिनों रामानंद दोषी उसके संपादक बने थे, कालबनी के भी थे, वो गीतकार थे हिंदी के, अगर आप जानते होंगे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि मुझे एक पत्र मिला उनका, साप्ताहिक हिंदुस्तान से एक पत्र मिला, जो एक लेखक के रूप में पहले मतलब पहला पत्र था किसी पत्रिका से आया हुआ। तो मैं तो बड़ा उछला, मैंने सोचा पता नहीं, खोल के देखा तो वो और भी मुझे वो हुआ, मतलब मेरी धड़कन बढ़ गई। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप हमारे दफ्तर आइए और मैं आपसे कहानी पर बात करूँगा। मैं वहाँ गया, खैर किसी तरह से उन्होंने मुझे मिला। उन्होंने कहा यार वो तुम्हारी कहा, वो थे वहाँ हमारे मित्र, बोले है तुम मिल लो, कोई चिंता नहीं करो। मैं गया वहाँ, तो संपादक साहब ने मुझसे कहा, रामानंद ने बोली आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है, पर यह है कि ये हमारे पाठकों के स्तर की नहीं है। अब मैं हक्का बक्का कि साला क्या हो गया।
बोले इसका स्तर बड़ा ऊंचा है और ये है और बहुत अच्छी, लेकिन आप हमारे लिए कोई और कहानी लिखो, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया, आप इसको अन्यथा मत लेना। ठीक, मैं उस कहानी को लेकर लौट आया। मैंने सोचा तो क्या फायदा, जब कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अजीब दुर्भाग्य हुआ कि जोशी जी का देहांत हो गया, वो हार्ट अटैक या वगैरह जो भी है। उसके बाद वहाँ मनोहर श्याम जोशी पहुँचे, तो उस उन्हीं सज्जन ने, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा फिर से देते हैं मनोहर श्याम जोशी बेहतर है, कुछ मॉडर्न है तो देखते। मैंने उनको दिया तो वो मनोहर श्याम जोशी को देखा, तो मनोहर श्याम जोशी ने भी मुझे एक पत्र लिखा कि तुम आके मिलो। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये संपादक नहीं है कि, मुझे लगा फिर ये कुछ होने वाला है। तो मैं जोशी जी से गया, जोशी जी ने बुलाया। तब तक आप कर क्या रहे थे? मैं बेरोजगार था, बेरोजगार इस अर्थ में कि मैं बीए करके 1 साल रुक गया था, वो करने लगा। तो बाद में मैंने फिर एमए किया, वो की रोजगार की तलाश लगातार थी। तो जब जोशी जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे यार तुम ये क्या बादलों के घेरे जैसे कहानी पढ़ लिख रहे हो। तो जोशी जी कुछ बहुत ही वैसे आदमी थे, खुले हुए, तो जल्दी से आपसे बैठा। तो फिर वो चूँकि अल्मोड़े के ही थे तो उन्होंने और भी मुझसे कहना शुरू किया। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ ये तो है। बोले मैंने कहा जोशी जी मैंने तो बादलों के घेरे पढ़े ही नहीं है। बोले अरे क्या बात करते हो तुम, सारा का सारा तुमका उसका असर है तुम्हारे ऊपर। चुप हो गया मैं। अब मैं जब चुप हो गया बैठा रहा, मेरा शायद मुंह तर गया होगा। बोले तुम चिंता नहीं करो, कहानी तो मैं छाप रहा हूँ, पर तुम इससे आगे बढ़ो, ये रोमांटिसिज्म नहीं चलेगा। अपनी पूरी मानसिकता में थोड़े मॉडर्न थे ना, उन्होंने चेंज। खैर मैं वहाँ बड़ा खुश हो चला है। वो कहानी छपी, वो कि उसका शायद शीर्षक यही था, हाँ उसका, वो उसमें छपे साप्ताहिक में। वो मेरी पहली कहानी थी, उस नाटकीय तरीके से वो कहानी छपी। और तब आप जैसा कह रहे थे कि उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने एमए किया और फिर क्या किया? हाँ, फिर मैंने एमए किया, तो एमए के दौरान भी लगातार मैं नौकरी ढूंढ ही रहा था। तो इस बीच जब मैं प्रीवियस कर चुका था, तो वो फाइनल ईयर में था, तो अचानक मैंने एक नौकरी का वो निकला, वो भारत सरकार का ही था। वो जो मिनिस्ट्री आईएनबी कुछ लोगों को एडहॉक सब एडिटर और इस तरह के छोटे उनके लिए ले रही थी, पीआईबी में ले रही थी, शायद असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ कहलाता था वो। तो मैंने उसमें सोचा चलो इसमें कर देता हूँ, तो अप्लाई कर दिया। वो एडहॉक था, परमानेंट नहीं था, एडहॉक था। वो टेस्ट हुआ तो मैं वहाँ गया, मैंने टेस्ट लिखा, टेस्ट शायद ठीक हो गया था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू में एक सवाल मुझसे पूछा गया, जो वो इंदिरा, उन्होंने कहा ये जो लैटिन अमेरिका है, पहले तो ये पूछा कि इंदिरा गांधी कहाँ जा रही है, मैंने कहा लैटिन अमेरिका। उन्होंने कहा लैटिन अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका क्यों कहलाता है? यहाँ पर मैं चकरा गया, मैं समझ में लैटिन अमेरिका क्यों कहलाता, मैं बता नहीं पाया। तो खैर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ठीक है, मैं बस आ गया। अचानक मुझे थोड़े दिन बाद एक पत्र मिला कि आप जो हैं पब्लिक हेल्थ डिवीज़न जाइए, वहाँ कुछ पद हैं, उनके लिए आप इंटरव्यू दीजिए। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ 2-3 पोस्टें थीं, तो उनमें से हुआ ये था कि पब्लिक हेल्थ डिवीज़न को कुछ सब एडिटर चाहिए थे फ़ौरन। वो चाहता था, तो मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई बार बार इस तरह के टेस्ट नहीं करवाएंगे, ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं, उसी मेरिट लिस्ट में जो लोग हैं उनमें से ले लीजिए। तो उसी में शायद संभवतः, मतलब मैं भी था, तो उन्होंने लिया। तो वहाँ उन्होंने मुझे ले लिया, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से ज़्यादा मेरा तारतम्य बैठा हुआ था, तो मैं ज़्यादा तो वहाँ इस तरह से मैं एडहॉक सब एडिटर पब्लिक हेल्थ डिवीज़न में लगा, जो आईएनबी का एक। तो वहाँ मैं वहाँ पहुँच गया। तो यानी कि एमए ख़त्म करते करते ही मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं 22 साल में 68 के अंत में दिसंबर में मेरी नौकरी लगी एडहॉक वहाँ में। फिर बाद में मैं फिर यूपीएससी के थ्रू आ गया था। और ये नौकरी फिर कब तक चली? फिर तो समझिए उसको, मतलब पूरी नौकरी फिर मैं उसी सेवा में रहा, ये सूचना सेवा कहलाती थी। तो मैंने वहाँ से यूपीएससी से टेस्ट दे दिया था, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था। तो पर ये हुआ कि मैं अपने को क्या कहा जाए, सौभाग्यशाली मानता हूँ।
कई जो चीज़ें मेरे लिए नहीं हुई वो बाद में फ़ायदेमंद साबित हुई। जैसे अगर मैं पीआईबी में रख लिया जाता तो वहाँ इन्फॉर्मेशन है वो वहीं में रह गया होता, वही देता रहता। यहाँ क्या हुआ कि ये प्रिंट के मैं दुनिया में मैं चला गया जहाँ मैं मूलतः जाना चाहता था। तो मैं वहाँ अपना लगा रहा, काम करता था। तो उसी दौरान वहाँ चूँकि मेरी एक आध कहानी छप चुकी थी, तो जो संपादक जी थे उन्होंने मुझे, वो केशव गोपाल निगम हुआ करते थे, वो संपादक, वो खुद कहानीकार थे, उन्होंने मुझे शायद कुछ एक जगह हुई तो अपने साथ ले लिया। तो 70 तक आते आते मैं आजकल के साथ जुड़ गया और तब से लेकर समझिए मैं बाहर निकलने तक किसी न किसी रूप में आजकल से जुड़ा रहा। पहले जुड़ा रहा 10 साल तक उनके दौर में, 76 में मैं वहाँ से हटा था। फिर मैं वहाँ से 10 साल उससे बाहर रहा, ऑल इंडिया रेडियो में रहा, फिल्म्स डिवीज़न में रहा और उसमें पढ़ के फिर वापस मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने, जब मैं एडिटर हुआ तो मेरे संपादक के रूप में वहीं भेज दिया और फिर मुझे नए सिरे से आजकल संपादन करने का मौका मिला। पहले मैंने उप संपादक के रूप में, सहायक संपादक के रूप में उसमें काम किया। तो उसने मुझे, आजकल के अनुभव ने, उसने मुझे 2 काम किए। एक तो ये कि लेखकों की दुनिया से मेरा परिचय करवाया, बहुत सारे लेखकों से मेरा परिचय हुआ जिससे अन्यथा शायद थोड़ा मुश्किल, तो वैसे हो सकता देर में होता, पर वो धीरे धीरे बहुत आसानी से होने लगा। जैसे मैं वहाँ देवेंद्र सत्यार्थी से मिला, चंद्रगुप्त विद्यालंकार से मिला, वो और वहाँ उर्दू हिंदी सब के आते थे, उर्दू और हिंदी हमारे वहाँ सागर निज़ामी से मिला, वो वहीं होते थे। उसके अलावा एक और सज्जन थे जो उर्दू के संपादक हुआ करते थे, वो भी काफ़ी जाना माना नाम है। वो थे वैसे हिंदू, पर वो उसके संपादक हो चुके थे आजकल के। तो ये हुआ, तो वहाँ से मुझको एक तो काम करने का मौका मिला, चीज़ों को समझने का मौका मिला, लेखकों के साथ रहने का। तो और लेखकों की दुनिया और साहित्य की दुनिया, क्या कहा जाए, एक मामले में थोड़ा सा शांति से चलने वाली दुनिया है, इतना उछल कूद हंगामा उसमें नहीं है। हर लेखक जो भी आप करेंगे, लिखेंगे, तो उसमें एक धीरज का, एक समय लेने का वो लगातार रहता है। जल्दी जल्दी अगर कोई लेखक कुछ कर रहा होता है तो कहते हैं कि जो हड़बड़ी में है, तो इसलिए भी एक तरह का क्या कहते हैं स्थिर भाव वहाँ रहता है, तो काम करने का, समझने का मौका ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो इस नौकरी को करीब आपने 20 साल किया होगा क्या? देखिए, पहले राउंड में मैं वहाँ तो मैं रहा वहाँ 70 से लगाइए तो 80 तक लगाइए, 10 साल। फिर मैं 10 साल बाहर रहा, पूरे 10 साल, और 10 साल के बाद मैं 92 करीब में वहाँ 90 के आसपास, 90 में, हाँ, मैं वापस गया और 98 में मैंने नौकरी छोड़ दी, रिटायर से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो आप ये लगा लीजिएगा तो 31 साल में नौकरी मैंने फिर भी करी छोड़ने के बावजूद, क्योंकि मैं 22 साल में तो नौकरी पे लग ही गया था। और इसी दौरान ये सब आपकी पहली कहानी जो छपी, जो मनोहर श्याम जी ने छापी, उसके बाद फिर वो सिलसिला तो चल ही निकला और आपका उपन्यास आया लेकिन दरवाज़ा। लेकिन दरवाज़ा लिखने तक आपको ये अंदाज़ा हो गया था कि आप किस तरह की धारा के लेखक होंगे, मतलब क्योंकि लेखन में एक दिशा, वो जो दिशा आपको मिल गई थी कि मतलब देखिए, एक मामले में ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन दो तरह की आपकी बात से मेरे ख्याल से मैं 2 पक्ष मुझको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि मेरा लेखन किस तरह का होगा। एक तो ये होगा कि मेरा एक लेखक के रूप में मेरा कमिटमेंट किन लोगों के प्रति होगा। एक तो ये तो लगभग शुरू से ही तय था। और दूसरा ये भी कहना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आया था कि मैं सिवाय उन लोगों के पक्ष में जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं, सबसे ज़्यादा जिनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ ना जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो एक तो ये तय था। तो उस मामले में मेरा दृष्टिकोण सदा उसके साथ था। लेकिन मैं बाद में मेरे जो विचारों का परिपक्वता धीरे धीरे आती रही और चीज़ें समझने का, पढ़ने का मौका मुझे उसके बाद मिला। तो
लेकिन तब तक ये नहीं था। पर लेकिन दरवाजे के साथ ये हुआ कि उसकी उसके जो विषय वस्तु थी वो एक ऐसे घटना के साथ जुड़ी हुई थी कि जिसमें एक हमारे परिचित सज्जन थे जिनका अचानक देहांत हो गया था। पर वो बड़े भले आदमी थे। पर वो, मैं चूँकि नाम उनका नहीं बताना चाहता, उससे कई लोग उनको जानते हैं। तो वो उनके साथ सबसे अच्छी बात, मतलब एक मज़ेदार बात ये थी, अच्छी बात नहीं, मज़ेदार बात ये थी कि वो बहुत सी बातें सुनाते थे अपने बारे में भी, अपने और के बारे में भी, जिसमें से अधिकांश बातें उनकी गढ़ी हुई होती थी, झूठी नहीं कहना चाहिए, गढ़ी हुई होती थी। और एक तरह से वो, हम लोग जानते भी थे तो भी नहीं होगा तो भी आनंद लेते थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने इसी सिलसिले में कही थी कि जिनसे उनके मरने के पर अचानक भ्रम भंग हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है बहुत पढ़ी लिखी हैं, पता लगा वो हाई स्कूल है, जो वहाँ के उनकी नौकरी के लगाने का सिलसिला हुआ, क्या हुआ। तो ये झटका, तो मुझे एक बड़ा अजीब सा झटका लगा कि यार क्या ये हो रहा है। ये आदमी ने अपने लिए कैसा एक संसार रच लिया था और उसके खोल में वो लगातार रहता था। तो ये इस बात ने मुझे, मेरे दिमाग में ये क्या कहा जाए, उस मेरी रचनात्मकता ने, मेरी इमेजिनेशन ने उसको पकड़ा था। उसको लेकर मैंने वो उपन्यास लिखना शुरू किया। मैं कैजुअली उसको लिखता रहा। उस दौरान क्या हुआ कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न में अंग्रेजी में, और ड्यूटी वहाँ बहुत उलट पुलट हुआ करती थी। तो पर वहाँ समय बहुत मिलता था, क्योंकि आपको इधर उधर जाने का टाइम नहीं मिलता था। और शाम को नॉर्मली आपको शाम को ड्यूटी में है तो कहीं आप जा नहीं सकते थे, कॉफ़ी हाउस नहीं जा सकते थे, आप कोई मीटिंग है वहाँ नहीं जा सकते थे, कोई फिल्म है, नाटक है, कुछ नहीं देख सकते थे। तो ये होता रहता था रात को, ये वो। तो उसमें मैं उसको करने लगा, लिखने लगा। उस दौरान मेरी पत्नी जो थी वो सीआरपीएफ के हॉस्पिटल में झड़ोदा कला में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस उपन्यास को लिख के देखूं। मैंने छुट्टी ली और मैं वहाँ चला गया उनसे पास, वहीं मतलब रहने लगा। हम रहते थे दिलशाद गार्डन, लेकिन वहाँ आता ज़्यादा रहता था। तो मैं वहाँ चला गया अपना करके, मतलब अपना बिस्तरा बोरिया बांध के वहीं रहा। मैं अगले 2 महीने वहाँ सिर्फ वही उपन्यास लिखता रहा और वो लिखा। मतलब वो उस उपन्यास का अनुभव यह है कि मैं रात को उसको 12-1-2 बजे तक लिखता था। और लिखने में क्या हुआ कि मेरा हाथ जो था, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता था, वो सूज गया इतना, क्योंकि 2-3 ड्राफ्ट बना, एक बार काटा, दूसरा काटा, और उसका दबाव इतना ज़्यादा था लिखने का कि मुझको उसको बना देना है कि मैं उठता, ये होता रहता। एक बार जब मैंने शुरुआत में उसको उसके कुछ चैप्टर, क्योंकि वो बहुत उस दौर में के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है कन्वेंशनल नहीं है, एक अलग तरीके से वो शुरू होता है। तो मैं जब शुरू कर चुका था तो मैंने 2-1 चैप्टर, एक दिन हमारे मित्र हैं इबाद रब्बी, वो उनसे आते रहते, तो एक दिन वो मेरे घर आए हुए। मैंने उनसे कहा कि यार वो मैं तुमको एक थोड़ा अपने चैप्टर सुनाता हूँ। तो वो अपना, हमारे एक पलंग होती थी बड़ी सी, उसमें लेट के बोले सुनाओ। मैं नीचे बैठ के उनको सुनाने लगा, सुनाता गया तो वो सुन लिया पूरा गया। तो शायद इस बीच उनको झपकी आ गई है, जो भी हुआ होगा। तो जब हो गया तो मैंने ख़त्म हुआ तो मैंने देखा, तो बोला, उन्होंने कहा अरे यार क्या लिखा रखा है ये उल्टा पुल्टा। तो मुझे बड़ा अजीब झटका लगा, मैंने कहा इसे क्या कह दिया। तो उस दिन मैंने तय किया कि मैं किसी को अपना उपन्यास दिखाऊंगा नहीं। तो मैंने वो नहीं दिखाया और मैंने कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा, बाद में देखूंगा क्या होता है। तो वो मैंने उपन्यास पूरा लिख दिया। लिखने के बाद उसके साथ भी जैसा होता, तो पंकज सिंह जो हमारे मित्र हुआ करते, जो स्वर्गीय है, जिनका देहांत हो गया दुर्भाग्य से, वो उन दिनों राधा कृष्ण के लिटरेरी एडवाइज़र हुआ करते थे ये मुझे पता नहीं था, शायद था भी होगा ऐसा करे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उनका अंदाज बड़ा पूछता था, क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा भाई यार एक उपन्यास लिख रहा था। कितना है वो? मैंने कहा बस ख़त्म ही होने वाला है। तो उसने कहा कि तुम उसको हमें दे दो। किसको? मैंने कहा इसको, राधा कृष्ण को।
तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा मैं दे तो दूंगा पर अभी तो पूरा होना बाकी है। फिर मैंने एक प्रॉब्लम है, मैं असल में उनके मालिक जो थे अरविंद कुमार, वो कि बड़े भले आदमी, तब तक मेरे उनका कुछ एक झगड़ा हुआ था, उसमें मैं उनके खिलाफ बोल चुका था, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ अपनी किताब नहीं दे सकता जब तक कि वो, मैंने कहा मैं तब दूंगा जब वो मुझसे मांगेंगे, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे एक पत्र लिखवा दिया और 1 हफ्ते के अंदर ही उनका पत्र आ गया। मैंने वो उनको मैंने कहा मैं देता हूँ, मैंने फाइनल कर के उनको दे दिया और उन्होंने वो फ़ौरन, हाँ उसमें भी असल में ये कहानियाँ उपन्यास छपने के जो प्रसंग हैं ये भी अपने आप में मज़ेदार होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, बोले कि आप आ सकते हैं? मैंने कहा आ जाता हूँ, हाँ जी हाँ आ जाऊँ। बोले तो बोले देखिए आपके उपन्यास पर मोहन राकेश के उपन्यास जो हैं अंधेरे बंद कमरे, नहीं शायद अंधेरे बंद कमरे, हाँ वो दिल्ली की उस पर है, उसका असर है अंधेरे बंद कमरे। आप, मैंने कहा है, फिर वो झटका लगा मुझे। मैंने उनसे कहा लेकिन अरविंद जी मैंने तो वो उपन्यास ही नहीं पढ़ा और वो असर कैसे हो जाएगा? बोले भाई देखो ऐसा है, असर है ये हमारे जिसने परामर्श दिया है उसने कहा हुआ है, तो हमने जिनको भेजा था रिकमेंडेशन के लिए उन्होंने ये कहा है, अब आप, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं ज़रा उपन्यास पढ़ लूँ। आप ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से उपन्यास ढूंढा और वो उपन्यास पढ़ा और उसके बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया, मैंने कहा आप, हाँ अब आप बताइए क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि आपके उपन्यास पर अंधेरे बंद कमरे का असर है। मैंने कहा किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई किसी ने भी कहा है, वो कहा है, वो कोई छोटा आदमी नहीं है। मैंने कहा जिस आदमी ने ये कहा है उसने ना मेरा उपन्यास पढ़ा है ना मोहन राकेश का उपन्यास पढ़ा है। वहाँ से बोले आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं पूरे से कह रहा हूँ। उन्होंने दराज खोला और वो जो रिकमेंडेशन का जो पत्र था वो मुझे दे दिया। इससे पहले वो कह चुके थे कि देखिए उपन्यास हम आपका छाप रहे हैं, लेकिन ये चूंकि कहा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो उनको उपन्यास न छापने में वो उसमें वो ऐसा नहीं था कि रिजेक्ट किया था, वो छाप रहे थे। तो मैंने जो लेटर पढ़ा देखा, मुझे भी धक्का लगा, वो राजेंद्र यादव का था रिकमेंडेशन। बोले अब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा अब तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि उनसे ये कह दिया जाए कि ये मैंने ये कहा है। उसके बाद राजेंद्र जी ने मुझे पत्र लिखा और उस पर उन्होंने मुझसे माफ़ी, मतलब एक तरह से माफ़ी मांगी। ये तो खैर उसका एक प्रसंग, लेकिन इस उपन्यास का क्योंकि वो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ एक तरह से हिंदी के हिसाब से देखिए, और एक उपन्यासकार के रूप में मेरी पहचान बनी। उसका एक जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है वो ये है, जो मिला मुझे वो ये था कि जब ओम प्रकाश सम्मान दिया जा रहा था तो उस बार वो मिला था शायद उदय प्रकाश को। तो शीला जी ने, मतलब वहाँ मुझे बाहर मनोरमा जोशी और शीला संधू मिली जो राजकमल की मालिक थी। तो जोशी जी ने कहा यही है वो लड़का आप जिसको मिलना चाहती थी। तो मैंने कहा, बोली शीला जी ने कहा कि पंकज जी मेरा नाम शीला संधू है मैं, अरे मैंने कहा आपको कौन नहीं जानता, आप ऐसा कह रही। बोली देखिए मुझे ताजिंदगी ये अफसोस रहेगा कि आपका उपन्यास हमने नहीं छपा। आप मुझे आज इजाज़त दीजिए, मैं आपका पूरा उपन्यास खरीद के नए से छापना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि वो पहला पब्लिशर था, उसने बेचारे ने पूरे सम्मान से छापा था। मैंने कहा मैं अगला उपन्यास आपको दूंगा, ये मेरा वायदा है। खैर वो मैंने जब, पर मैं मेरे ख्याल से उस उपन्यास को इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या मिल सकता था जी। लेकिन दरवाजे की कहानी। तो लेकिन दरवाज़ा और उसके आगे की कुछ बातों पर और ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद
हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने लेखक और संपादक पंकज बिष्ट के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी, अब शोहरत आते से कोई भी ये बहुत ही सिलसिला मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। क्या आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज है? मेरी आवाज ये भी हो सकती है। और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन, और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने लेखक और संपादक पंकज बिष्ट। बिष्ट जी, आपका नाम तो वैसे प्रताप सिंह बिष्ट है जी। तो ये फिर पंकज बिष्ट कैसे बना? देखिए, कई बातें हो सकती हैं। जैसे आप जानते हैं, हम सामान्यतः जो लेखक हैं और वो अपने समाज से संतुष्ट रहते हैं, तो उनके असंतोष की शुरुआत उनके अपनी चीज़ों से होती है। उनमें से एक नाम का भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक ऐसा नाम मुझे पसंद नहीं था जो किसी भी रूप में आक्रामकता को कहीं भी संप्रेषित करता हो। मेरा नाम और मेरा जाति का जो वो है, वो ये बताता है कि मैं जिस पृष्ठभूमि, मतलब जिससे वो आता हूँ जाति से, उसका काम लड़ना भिड़ना वगैरह वगैरह है, तो वो छवि में मुझे बस स्वीकार नहीं थी और मैंने प्रोबेबली इसीलिए रखा। और ये मैं कभी बहुत पहले ही बदल चुका था शुरुआत में। कुल मिला के जैसे मैंने कहा, असंतोष, हर एक चीज़ से आपको असंतोष होता है तो उसमें। और लेखकों की ये फितरत है कि वो अक्सर अपना नाम बदलने की शुरुआत बदलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और आपने जिस हिंदी में लिखना शुरू किया, उस हिंदी की जो दुनिया है उसमें रचने बसने रमने के बाद उसे आपने कैसा पाया? देखिए, ये आपने जो बात पूछी है, ये लेकिन दरवाज़ा मूलतः इसी की कहानी है। वो 70 और 80 के दशक के जो दिल्ली है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो कला है, उसके जो लोग हैं, हाँ, उनकी कहानी है वो पूरी की पूरी। तो बस बहुत एक्साइटिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है आना उस दौर में, क्योंकि लोग आ रहे थे। और आज की जो दिल्ली है, जो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जिसका आप सिरा नहीं पकड़ सकते। उस ज़माने में इतना कुछ नहीं था। जैसे हमारी एक छोटी, तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी दुनिया थी, जिसमें हम लोग कॉफ़ी हाउस में शाम को अक्सर मिलते थे। अक्सर नहीं बल्कि हर रोज़ मिलते थे। अपने अपने कामों से छूट के हम दौड़ते हुए वहीं पहुंचते थे, मिलते थे। एक तरह से जैसे ग्रामीण समाज होता है, उस तरह का समाज है कि आप पंचायत में बैठ रहे हैं या कहाँ मोहल्ले में एक जगह बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो तब एक दूसरे का दुख दर्द सब कुछ था। वो दुनिया बहुत नज़दीकी दुनिया थी, देना था। आज नहीं, आज लोगों का आपस में मिलना जुलना असंभव हो चुका है, लेकिन कहीं के कहीं मिल चुके। हम लोग आधुनिकता के प्रक्रिया में थे, इसके बावजूद वो दौर ऐसा था कि जिसमें भारतीय समाज के कुछ आधारभूत तत्व मौजूद थे, हमारे मिलने के, एक दूसरे को समझने के। और तो लेकिन दरवाज़ा में आप ये चीज़ें पाएंगे कि किस तरह से पात्र भटकने शुरू हुए हैं और डिकेडेंस जो कल्चरल है वो पैदा होना शुरू हुआ है यहाँ के दबाव में। तो ये जो मैंने वो पाया, मतलब देखिए, लेखकों की दुनिया कोई बहुत आदर्श दुनिया नहीं होती है। मैं कई दफ़े लोग, बच्चे मुझसे मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि साहब हम फलाने लेखक के पास गए थे, उसने ऐसा कहा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लेखकों से मत मिलो, लेखकों से मिलने का कोई अर्थ नहीं है।
उनकी सिर्फ रचनाएं पढ़ो, रचनाओं से उनका मूल्यांकन करो। लेखक जो है एक सामान्य आदमी है, वो उसके सारे जो समझ, उसके जो व्यवहार है दैनंदिन, उसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बातें नहीं नज़र आएंगी आपको, पर वो अपनी कल्पना से, अपने रचनात्मकता से जिस दुनिया की रचना करना चाहता है वो दुनिया अलग है। हम सब लोग उस दुनिया के पार्टिसिपेंट, उस दुनिया में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि उसकी निजी दुनिया में, जहाँ वो बहुत स्वार्थी भी हो सकता है, जहाँ वो बहुत ही निर्मम भी आपको नज़र आ सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो मैंने वो दुनिया को देखा और उसी की वो अभिव्यक्ति कमोबेश उस उपन्यास में है। आपके हिसाब से ये जो दुनिया थी हिंदी लेखकों की, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें ठीक हो जाती जिससे आपकी कल्पना का एक आदर्श हिंदी जगत होता? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल था कि मैं किस तरह से चीज़ों को चाहता था, लेकिन ये ज़रूर था कि हम जिस दौर में लिख रहे थे या बढ़ रहे थे, वो भी एक तरह से वो ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हिंदी के साहित्य के पतन की शुरुआत हुई है। उसका कारण ये हुआ है कि भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने जो दबाव पैदा किया है, उसने हिंदी की रचनात्मकता को, उसके पाठक को ख़त्म करने में बड़ी भारी भूमिका निभाई है। उसको आप इस तरह से देखिए कि जैसे हिंदी का जो मध्य वर्ग है, वो पूरा का पूरा मध्य वर्ग लगातार हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट कर गया है, और बेहतर साहित्य, बेहतर संस्कृति, कलाओं के लिए उच्च वर्ग और मध्य वर्ग की बड़ी भारी भूमिका रहती है। मैं ये नहीं कहता कि निम्न वर्ग जो है वो समझ नहीं सकता चीज़ों को, नहीं कहता, लेकिन इन चीज़ों के लिए एक तरह के जिसको अनुशासन के, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जो आप धीरे धीरे सीखते हैं, और उसके लिए प्रयत्न की ज़रूरत होती है। जिनके पास समय होगा, जिनके पास थोड़ा लेजरली वो कर सकेंगे और जो उस पर खर्च कर सकेंगे, वो ही कलाओं का और उनका आनंद ले सकते हैं। जो दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे हों और जिनके लिए रोटी के लिए मोहताज हों, वो सब उसका उस तरह से आनंद उठाने की स्थिति में नहीं रहते, सिवाय इसके कि जो मनोरंजन वो अपने लोकगीत या लोग आपस के उससे कर सकते हैं, वो ही हो पाता है। तो जो आधुनिक जो साहित्य है, उसमें रमने के लिए, उनकी कलाओं में रमने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए। स्पेस वो आपके आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए, जो नहीं हो, जो घटता गया, जो हिंदी में लगातार घटता गया है। तो अब आज जो स्थिति आ गई है, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है कि अब आप उसमें हिंदी के अधिकांश लेखक अब अंग्रेजी, हिंदी समाज से बहुत सारे लेखक अंग्रेजी में, पर ये बात हिंदी तक की सीमित नहीं है, ये सारी भाषाओं में है, ये भारत की सारी भाषाओं में है। अंग्रेजी भारतीय भाषाओं की रचनात्मकता को भी कुंद कर रही है। वो भारतीय समाज की रचनात्मकता को, और वो हर तरह की रचनात्मकता है, उसमें चाहे विज्ञान में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे कलाओं में हो या और कामों में हो, तो आप किसी में वो आपको स्वतंत्र और मौलिक काम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ती, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं है। उसको अपनाने में, उसके साथ तालमेल बैठाने में बहुत सारी एनर्जी भंग करती है। तो ये जो प्रक्रिया साहित्य की होनी चाहिए थी, जो उसका विस्तार होना चाहिए था, जब लोग पढ़ के नए नए लोग आ रहे थे भारतीय भाषाओं में, तब वहाँ उनको ये इस तरह का ब्रेक लगा। और आप देख रहे हैं कि अब ये बात लगातार बहुत तेज़ी से सामने आ रही है कि पूरे भारतीय साहित्य संकट में है, भारतीय भाषाओं का मेरा मतलब। फिर अब देखेंगे कि इसमें मोटे तौर पर अगर विभाजन करें तो हिंदी का कारोबार जो हिंदी के विश्वविद्यालय और उनके विभागों में हो रहा होता है, और दूसरे जो स्वतंत्र रूप से हो रहा होता है, दोनों में ही ये जो उसमें कितना वो प्रश्नाकुल होकर लेखक अपने आप को इक्विप करके आ रहा है, या उसकी क्या दशा है कि उसके सामने मनुष्य के ये जो अमानुषीकरण की जो पूरी चक्की है, उस पर कोई
एक प्रोजेक्ट लेकर, ना सही प्रोजेक्ट लेकर, उस दृष्टि के साथ कि ये जो पूरा डीह्यूमनाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, हम उसमें मनुष्य की मनुष्यता के पक्ष में खड़े होंगे? देखिए, ये असल में जिस दौर का जो लेखक होता है वो अपने दौर की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, सामान्यतः उससे जूझना चाहिए उसको। अगर वो नहीं जूझ रहा होता है तो वो लेखक बड़ा लेखक नहीं हो सकता, या उस दौर का लेखक अपने समय को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। जैसे आप उदाहरण स्वरूप आप जर्मनी को लीजिए, या वहाँ उस यूरोप के फासिज्म के दौर को देखिए। अब वहाँ काफ्का जैसा लेखक पैदा होता है जो बहुत ही छोटी दुनिया में फासिज्म के और अब बहुत कम रचनाओं में उस जिस तरह से वो अभिव्यक्त करता है वो इसलिए कर पाता है कि वो अपनी भाषा में लिखता है और उसको वो उससे वो इतने इस स्तर पर उसको वो इन्वॉल्व है, देख रहा है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो संवेदना है, ये पैदा करने के लिए आपके अंदर एक समझ और एक बड़ी रचनात्मकता भी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है, जो हमारा एकेडमिक वर्ल्ड है हिंदी का, वो मूलतः नौकरी करने के लिए है, उसको इससे रुचि नहीं है। वो वहाँ भी आप जानते हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा वो बच्चे आते हैं, शायद संभवतः सारी भारतीय भाषाओं का यह हाल है, जो कहीं और एडमिशन जिनको नहीं मिलता किसी और विषय में। तो ऐसे में जो उनका स्तर बहुत वह कम है, जब जो पढ़ने वैसे आएंगे तो उनके टीचर भी वैसे ही हैं, उसी तरह के लोग अब हिंदी एकेडमिक्स में आ रहे हैं। आपको कोई अच्छे आलोचक नहीं मिलते। हालत यह है कि वो एक बने बनाए ढर्रे के अलावा समीक्षा करने की स्थिति में नहीं है, आलोचना की स्थिति में नहीं है। बल्कि आप देखिए, सिवाय कविता के वो किसी और चीज़ पर आलोचना करते ही नहीं है। और ये भी अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि देखिए कि हिंदी में बड़ी रचना कविता के बाहर कुछ नज़र ही नहीं आती, है ही नहीं। क्योंकि एक तरह का जो रिस्पांस किसी रचना को मिलना चाहिए, रचनाकारों को मिलना चाहिए, वो आपको उसमें दिखाई नहीं देता। एक बात तो ये। दूसरी बात ये हुई कि इसने चूँकि हिंदी के लेखक उनके पाठकों को ख़त्म कर दिया है, तो उसने लेखक को भी मार दिया है। इस तरह से मारा कि अगर आप लेखक हैं, आपको अगर साल में रॉयल्टी 1 लाख की नहीं मिल रही है तो आप क्यों लिखेंगे? ठीक है ना। मैं आपको उदाहरण से साथ बताता हूँ कि निर्मल वर्मा ने अपने मरने देहांत से कुछ दिन 1 आध साल पहले उनका एक साक्षात्कार आउटलुक में छपा था अंग्रेजी में। उसमें उन्होंने ये कह रखा था कि मुझको मेरी 40 किताबें हैं और मुझे साल में 20,000 25,000 20,000 का आता शायद, या 40 इतनी रॉयल्टी मिलती है। अब बताइए कोई लेखक कैसे इसने रॉयल्टी में जी सकता है? इसने क्या किया है कि लेखकों को एक तरह से लगातार ख़त्म करने का काम किया है। अब मैं हूँ, मान लीजिए मुझसे कहा जाए, बल्कि कहे क्या जाए, मैं आपको बिल्कुल ये एक बार एक बड़े प्रकाशक के साथ रेडियो में बात हो रही कि किसी चर्चा में बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, वो लोग कह रहे थे कि आप उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, आप उपन्यास लिख रहे हैं। मैंने बार बार इधर उधर करने की कोशिश करी, जब हो रहा है आप और नहीं लिख रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं क्यों उपन्यास लिखूँगा, आप मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दे देंगे, मैं आपको उपन्यास लिख के दे देता हूँ। तो उनका हवाइयाँ उड़ गई, बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं 1 साल अपना लगाऊं और आप मुझे 1 लाख भी ना दें? तो ये तो तनख्वाह 10,000 रुपये महीने भी नहीं होती है। मैं क्या खाऊंगा, क्या मेरा परिवार होगा? इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। ये मेरा उदाहरण नहीं है, बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्होंने इसको ख़त्म किया। तो जब अच्छी रचनाएं आ रही होती हैं, जब माहौल वाइब्रेंट होता है, उसमें प्रतिभाशाली लोग होते हैं, तो वहाँ आपको वो उस माहौल को हिलाने में, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टिर करने में भूमिका निभाते हैं। पर यहाँ जब कुछ नहीं होगा, जब एक से एक बौने लोग आते जाएंगे हर बार, तो क्या होगी स्थिति? धीरे धीरे यही होगी कि जो कूड़ा काड़ा आएगा वो चलेगा, टिकेगा वो लेके करता रहेगा। मतलब हालत ये होगी कि लोग अपना पैसा देके अपना उपन्यास छपवाएंगे, या वो करेंगे, वही करेंगे, वो चलेगा। हो चूँकि आपका लंबा समय प्रकाशन विभाग की पत्रिका आजकल में गुजरा और वहाँ अपने लेखकों से बहुत नज़दीकी ढंग से उनके साथ आप रहे,
और उसके बाद खुद अब लेखक रहते हुए लेखकों के बिल्कुल बीच में रहे, तो ये सब अनुभव की अगर निचोड़ को अगर निकालें तो क्या हिंदी लेखक की कोई एक समस्या क्या है आपको लगती है कि जिसकी वजह से हिंदी लेखन दूसरी भाषाओं या अंग्रेज़ी की तरह विविध और आगे बढ़ता हुआ नहीं है? देखिए, मैं मूलतः बता चुका हूँ कि प्रतिभा का आना ना आना उसमें एक सबसे बड़ी बात है। तो प्रतिभा कई स्तर पर है, संपादन के स्तर पर भी है। जब किसी भाषा में प्रतिभा ही नहीं आ रही होंगी तो आप देखेंगे उस भाषा के, उस समाज के हर हिस्से में एक ठहराव और एक पतन आपको दिखाई देगा, वो गिरावट दिखाई देगी। वही गिरावट आपको दिखाई देती है। देखिए, अच्छे संपादक होंगे तो लेखकों से कहेंगे कि आप ऐसा लिखिए या ये भी लाइए या वो भी लाइए, और अच्छे लेखक होंगे तो संपादक से कहेंगे भाई देखो ये भी मैं लाया हूँ, जरा इसको एक दफ़े देखो तो सही। और ऐसा नहीं है, संपादक और लेखक का संबंध जो है दोहरा है। कुछ आप मुझे देते हैं, कुछ मैं आपसे सीखता हूँ। मतलब एक संपादक भी सीखता है और लेखक भी सीखता है एक दूसरे से। तो ये जो नहीं अगर होगा तो वो उसका विस्तार नहीं होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ जो है प्रतिभा का अभाव होता जा रहा है। आप देखिए, हिंदी में एक तो पत्रिकाएं, ऐसी पत्रिकाएं जो स्तरीय हों उनका लगभग अभाव है। कुल मिला के जो छोटी पत्रिकाएं हैं वो ही चलती हैं। इतने बड़े समाज की भाषा है, 40 करोड़ 45 करोड़ लोग इसके हैं, और हालत यह है कि आपको यहाँ एक ऐसी स्तरीय पत्रिका देखने को नहीं मिलती जो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करे कि हाँ आपको संतुष्टि मिले। आप मुझे बता दीजिए कोई पत्रिका इस तरह की। ये एक तो स्थिति है। दूसरा यह है कि अखबारों की हालत देखिए आप, दैनिक किस तरह से वो उनके वहाँ संपादक हैं, क्या उनकी दशाएं हैं। आप उन हिंदी का एक भी अखबार, अंग्रेजी के 2-3 अखबार अगर लें, उनके स्तरों के क्यों नहीं हो पाते हैं, वो क्यों उस तरह का नहीं निकल रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और हिंदी वालों को ये अपने उनसे पूछना चाहिए, वो नहीं पूछते, ये तो है, तो वो संतुष्ट नहीं करते। तो नतीजा ये है कि आप लगातार आपको एक दूसरा अखबार पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा का पढ़ना पड़ेगा, तो ये दबाव है। अंग्रेजी हिंदी अखबार लगातार बिक रहे हैं। वो बिक इसलिए नहीं रहे हैं कि वो आपको बेहतर चीज़ें दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि हिंदी समाज में जो कि बहुत बड़ी संख्या में आज भी अनपढ़ हैं, या पहली पीढ़ी के जो लोग पढ़े लिखे सामने आ रहे हैं, उनको वो बेचारे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो मांग कर रहे हैं, इससे उनका इसका विस्तार हो रहा है। ये दुखद है। पर ये एक तरह से जो रूडिमेंट्री, एक एलिमेंट्री लेवल पर जो पाठक है उसकी जो ज़रूरत है उसको तो वो संतुष्ट कर रहा है, पर एक सजग पाठक बनाने में उसकी कोई भूमिका किसी भी पत्रकारिता का नहीं। ये पूरी चीज़ें मिलके उसका असर आप हिंदी समाज पर देख सकते हैं। अभी देखिएगा कि लोगों की पढ़ने की आदतें भी बदल रही हैं, ख़ास तौर पर नए गैजेट्स और इंटरनेट के आने के बाद लोग व्हाट्सएप पर भी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर, इसके अलावा अपने अपने ब्लॉग, अपने अपने संपादक खुद बने हुए हैं। हर लेखक अपना खुद संपादक है, और तब आप ये नहीं कह सकते कि ये लेखन ऐसा और वो वैसा, हर व्यक्ति अपने को एक लेखक के रूप में। तो इन नए माध्यमों के आने के बाद जो अब तक चली आ रही लेखकी है, उसके सामने कोई आपको लगता है कि नई चुनौतियां हैं? देखिए, आप अगर 20वीं शताब्दी के शुरू से देख लीजिए, इससे भी पहले से, बल्कि शायद 19वीं शताब्दी के अंत में ही ये हो चुका है, लगातार नई टेक्नोलॉजी आई है। रेडियो आया, टेलीविज़न आया, फिल्म आई, फिर टेलीविज़न आया। उस सब ने दूसरे माध्यमों को, जैसे उदाहरण स्वरूप फिल्म आई तो उसने नाटक को प्रभावित किया होगा, जैसे रेडियो आया तो उसने किस्सा गोई को प्रभावित किया, या इस तरह की बातें हुई हैं। ऐसा है कि नए माध्यमों का आना, नई टेक्नोलॉजी का आना कभी नहीं रुकेगा, लेकिन, और आप उसको रोक भी नहीं सकते, लेकिन हर आदमी लेखक नहीं हो सकता। जो ये नए माध्यम, इस बीच विशेषकर जो
ये इंटरनेट और इसके माध्यम से आए हैं, ये इस मामले में अगर थोड़ा सा वो हैं, अलग हैं कि ये हर आदमी को ऐसी स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो मन में आया कहें। अब तक के किसी भी माध्यम में ऐसा नहीं था कि जो भी आप कहें, जो भी है वो कुछ ना कुछ उसमें बोल सकता है। लेकिन ये जो माध्यम है, इनका डेमोक्रेटाइजेशन एक तरह से इस लेवल, इस स्तर का। लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन एक बात है, पर विधाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, कुछ चीज़ों को कहने का एक तरीका होता है। तो वो जो तरीका है उसको सीखना, उनको उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जानना पड़ता है, जो आप कोशिश नहीं करते, जानना नहीं चाहते। तो ये जो समस्या है, इसने एक अराजकता पैदा की है। आप देख रहे हैं रोज़ वहाँ गाली गलौज, कुछ का कुछ लिखा जाता है, कुछ का कुछ हो सकता है, वो कर ले रहे हैं, जिसके मन में आया जो लिख रहा है, जो लग रहा है। या आत्ममुग्धता का ऐसा माहौल मैं तो मुझे कई दफ़े आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा। मैं उसमें नहीं हूँ, पर होता, मैं थोड़ा सा अपने समयांतर के चक्कर में उसको देखने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी देखना पड़ता है मुझे, तो मुझे देख के दंग रह जाता हूँ। या लोग कहते हैं कि आप वो देखिए फलाना हमारा ये आया था, या इस पर चर्चा है। तो वो जो जिस तरह से अपने चित्रों को वो लगाते हैं, अपनी घरेलू बातें वो बताते हैं, जैसे, और वो जाने माने लेखक तक ये कर रहे हैं कि वो बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी होगी, फलाना हो गया, बेटा यहाँ गया, बेटी यहाँ गई, मैं आ गया, मेरी पत्नी ने ये कहा। ये जो एक तरह का नर्सिसिज्म है, एक तरह के आत्ममुग्धता है, वो ये माध्यम उसको क्रिएट कर रहे हैं, ये है। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बावजूद जो गंभीर लेखन है वो होता रहेगा, वो इसके प्रभावित नहीं है। हिंदी में ये ही नहीं हो रहा है, अंग्रेजी में भी तो हो रहा है, इसके बावजूद वहाँ लेखन हो रहा है, लेखक वहाँ प्रसिद्ध हैं। अभी देखिए ना, उसकी अरुंधति राय की एक किताब आई है, क्या तूफान मचा हुआ है, पूरी दुनिया में हंगामा है, दुनिया में वो रिलीज़ होने वाली है। हिंदी की किसी किताब के बारे में आपने सुना है कि वो कोई पूरे हिंदुस्तान में भी, मतलब पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में ही वो रिलीज़ हो रही हो और उसका इतना बड़ा कोई फंक्शन हो रहा, उसके लेखक को कहीं ले जाया जा रहा हो? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भाषाओं के जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है वो भी तय कर रही हैं कि किस तरह से उन भाषाओं का भविष्य होगा और वो किस तरह से उसमें लोग आएंगे। यहाँ ये मौका है बिश जी कि हम आपसे ये भी जानें कि उन वरिष्ठ लेखकों के बारे में जो अब नहीं है हमारे बीच में, उनकी कुछ स्मृतियाँ हमारे लिए ताज़ा कीजिए, कुछ एनेक्डोट्स के ज़रिए या कुछ ऐसे क़िस्सों के ज़रिए जिससे हम उनकी व्यक्तित्व को आपकी नज़र से यहाँ हम दर्ज कर पाएँ, कुछ चुने हुए नाम। देखिए, मैं विष्णु प्रभाकर के साथ बहुत रहा, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। हुआ क्या कि एक दिन वही मैं आजकल में था, विष्णु जी से रोज़ कॉफ़ी हाउस में आते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, भाई देखो ऐसा है कि तुम्हारे विभाग से मुझे एक पत्र आया है और उन्होंने मुझे 5,000 रुपये का एक चेक भेज दिया है या ड्राफ्ट जो भी भेजा है, और उन्होंने कहा है कि ये आपकी रॉयल्टी है। पर मुझे तो वो रॉयल्टी मिल चुकी है, अब मेरी तो वहाँ कोई रॉयल्टी थी नहीं, ये कैसे आ गया? मैंने कहा अच्छा। तो बोले भाई आप उससे कहिए और ये मैं उसको लौटाता हूँ। तो मैंने कहा तो अभी आप रखिए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मैं गया, मैंने पूछा पाछा, तो वो किसी ने कुछ बताया, किसी ने वो बताने लगा, भाई मगर हिसाब देखो, किताब देखो, सरकारी नौकर में उस दफ्तरों में जैसा होता है वो खिंचता रहा। अब वो जैसे ही जाऊँ मैं रोज़, और रोज़ मुझको कहें कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम ये बताओ ना ये कैसे है। अब मैं एक दिन बहुत थक गया, मैंने कहा विष्णु जी आपके पास रुपए हैं ना, आप रख लीजिए, जो होगा तो दे दीजिएगा, आप फिलहाल छोड़िए इसको। बोले अरे कैसी बातें कर रहे हो। पर खैर मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे सज्जन लोग थे कि जिन्होंने एक पैसे का भी वो लेने से उन्होंने वो मना किया, तो ये उनकी सज्जनता। इसी तरह से मैं एक और किस्सा है, जैसे शैलेश मटियानी का। जनता ये जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद का मतलब 77-78 की बात होगी, तो मटियानी हमारे यहाँ आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एक जगह से, भाई तुम बैठे हो? मैंने कहा हाँ, मैं सारिका में हूँ और मैं आना चाहता हूँ तुमसे बात करने का। मैंने कहा जा रहे आइए। तो वो आए, हम लोग पटियाला हाउस में बैठते थे, वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरी एक कहानी है, तुम छापोगे?
अरे मैंने कहा कहानी है, क्यों नहीं छापेंगे, कमाल है आप बात कर रहे हैं, कहा छापेंगे, फिर ले ली और वो चले गया। अब क्या हुआ, जब मैंने कहानी पढ़ी तो मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। मैंने सोचा यार ये कहानी कैसे छापेंगे, तो बड़ी भयानक कहानी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें आलोचना थी और लगभग गाली की भाषा तक में उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों और जो कुछ नेताओं के बारे में उल्लेख था। मैंने सोचा सरकारी पत्रिका ये छाप दिया तो अरे उनको तो जो होगा वो आप नप जाएंगे, तो मैं क्या करूँ ऐसा। तो मेरे संपादक हुआ करते थे, भगीरथ पांडे थे वो। मैंने उनसे कहा कि पांडे जी, मैं तो सामान्यतः वो मुझसे कुछ कहते नहीं थे, तो मैं जो करता था वो करने देते थे और बताने। मैंने कहा पांडे जी जरा आप ये देख लीजिए, मैं नॉर्मली कहानी वाले देखने को उनको नहीं देता था। तो उन्होंने कहा, वो मुझसे ऐसे बोलते थे, तू मुझे ये कहानी क्यों दे रहा है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आप पढ़े। तो बोले थे ठीक है। वो बैठे और उन्होंने वो कहानी पढ़ी। उन्होंने कहा ला पेन दिया, उस पर लिखा स्वीकृत चाको। मैंने कहा बोले तू डर रहा था, तो डर लग रही थी तुझे। मैंने कहा हाँ। खैर मैंने उसके बावजूद वो शब्द उसमें से निकाल दिए, पांडे जी ने जो कहा। तो इस तरह सबसे बड़ा किस्सा जो हुआ अज्ञे जी के साथ हुआ, जो कि मैंने एक मेरी संस्मरण की किताब आई है उसमें मैंने उसको लिखा भी है। अज्ञे जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था, हमने सोचा कि क्यों ना अज्ञे जी पर एक कवर बनाया जाए। उनको हिंदी के लेखक हैं और कई दिनों बाद मिला था, शायद उनको उससे पहले महादेवी को मिला था, महादेवी जी के बाद उनको मिल रहा था ऐसा कुछ था। तो हम उन्हें वो पांडे जी थे, बोले हाँ बोल होना चाहिए, करो तो थे। अब मैंने सोचा कि भाई हम अज्ञे जी का इंटरव्यू भी ले लेंगे। तो इंटरव्यू लेने के लिए मैं उनसे बात करने गया, बातचीत हुई। तो वो वहाँ उन दिनों इला जी के साथ रहते थे लंदन। तो उन्होंने मुझसे कहा आइए मतलब बैठाया इला जी ने, और उसके बाद अज्ञे जी आए। तो मैंने बताया मैं हूँ फलाना हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। ऐसा कहा ठीक है, आप पता नहीं जानते थे जो भी हुआ। फिलहाल मैंने उनसे कहा कि जी हमारा इरादा आप पे एक विशेषांक निकालने का है, हम चाहते हैं कि आपका एक साक्षात्कार भी उसमें हो। वो कम बोलते थे शायद आपको पता, तो थोड़े से वो रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए मैं सरकारी पत्रिकाओं को साक्षात्कार नहीं देता। अब मैं तो बड़ा वो आ गया वहाँ। मैंने कहा ये देखिए ऐसा है, ये जनता पार्टी का दौर, जनता दल था शायद उसका नाम, हाँ उसका दौर है जनता पार्टी का। आप जो कहेंगे वो छपेगा, इसमें ऐसा कुछ है वो रहेगा नहीं। वो अज्ञे जी ने उसके बाद बोलना बंद कर दिया, वो सिर हिलाते रहे। मैं बड़ा परेशान हुआ। मतलब फिर मैंने 2-3 दफ़े कोशिश करी, वो राजी नहीं हुआ। अंततः मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा जी देखिए आप दूरदर्शन पे जाते हैं, आप रेडियो पे जाते हैं, आपने वहाँ काम भी किया है, पर आप सरकारी पत्रिकाओं में आप कह रहे हैं कि मैं नहीं लिखता हूँ। उन दिनों आपको पता है ये दूरदर्शन ये सारा सरकारी था और तब तक प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं था, ये नए चैनल नहीं आए थे प्राइवेट। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चला आया। अब मैं जब दफ्तर आया तो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा वो नहीं होगा, वो मना कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा छोड़, पांडे जी ने जैसा उनका अंदाज था, बोले तू छोड़ उनको, तो साक्षात्कार छोड़ बाकी लिखवा ले। मैंने सोचा ये भी अच्छा है। तो उनके हमारे एक और वहाँ संपादक हुआ करते थे, उनका नाम था जगदीश गोयल साहब। पता नहीं वो गोयल साहब और पांडे जी में बड़ी दोस्ती थी। तो वो कंपनी से आ गए तो गोयल साहब के पास बैठे होंगे। तो थोड़ी देर बाद गोयल साहब आ गए, बोले क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं ऐसा ही है। बोले भाई कोई बात तो हुई है, क्या हुआ। मैंने कहा जी अज्ञे जी ने ऐसा कह दिया। मैंने भारी गोली भाई अजीब आदमी है, ऐसा मुझे गुस्सा आया था। बोले फ़ोन मिला। अच्छा मैं वो जब गोयल साहब को जानता कि ये भी बड़े क्रोधित स्वभाव के आदमी, मैंने सोचा कहीं उनसे गाली गुप्तारी ना कर लें, तो मैंने नहीं मिलाया। मैं थोड़ा रुका रहा। बोले अरे मिलाओ। मैंने नहीं मिलाया, फिर भी नहीं मिलाया। उनका ठीक है नंबर, मुझे उन्होंने फ़ोन अपनी तरफ खींचा, मुझसे कहा नंबर बताओ। मैंने नंबर बता दिया।
अब मुझे वो मेरे गले ही पड़ रहे थे, तो डरता डरता उन्होंने नंबर डायल कर दिया। अब मैंने सोचा यार ये पता नहीं अब क्या होने वाला, कहीं झगड़ा कुछ हो गया तो बड़ा मुश्किल होगी। फ़ोन वो मिला, उन्होंने कहा हेलो वात्सायन जी हैं, और आगे जी ने कहा वात्सायन जी हैं, पता नहीं उनसे क्या बात है। उन्होंने कहा मैं उनसे कहिए कि जगदीश गोयल बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि वो आगे जी आ गए। उन्होंने आगे मतलब फ़ोन पे थे, वो बात करने लगे। उन्होंने बातों में कहा कि ये भाई आया था, आपने इसको उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा मतलब इधर गोयल साहब ने कहा नहीं आपको साक्षात्कार देना होगा, नहीं साक्षात्कार आपको देना होगा। और साहब हामी भर वाली। अब मैं दंग रह गया कि ये हुआ क्या, ये सब होगा। मैंने उनसे पूछा जब वो हो गया, अरे मैंने कहा गोयल साहब ये आपने क्या चमत्कार किया? अरे बोले तुमने जानते मैंने आगे जी के साथ काम किया है रेडियो में, वो हिंदी विभाग में रेडियो में थे, समाचार विभाग में, तो उसे तो शायद अपने पुराने मित्रता के कारण फिर वो हमने वो छापा था। इसी तरह से मतलब वो तैयार हुए फिर गोयल साहब के हाँ लिया, हाँ तो तैयार हो गया और हमने इंटरव्यू लिया और वो इंटरव्यू उसमें छपा है, उस विशेषांक में अंक उसमें है। और सत्यार्थी जी के साथ कुछ किस्सा बताइए। सत्यार्थी जी के साथ सत्यार्थी जी अत्यंत भले आदमी थे। वो मुझे समझाते थे अक्सर जब भी आते, तो असल में उनके बारे में बड़ी बड़ी अफवाहें थी। जैसे ऐसा एक था कि वो जो लिखते हैं आप उनको कुछ बताएंगे अगर, तो वो उस सलाह वो आपको सुनाएंगे और आप सलाह देंगे तो वो आपकी सलाह मान लेंगे, अपने वो काट देंगे और उसमें एक पर्ची में लिख के वो उसके ऊपर चिपका देंगे। तो ऐसा करते करते वो जो उनका रजिस्टर था वो सुना बहुत मोटा हो जाता था। ऐसा मैंने सुना था। एक दिन सत्यार्थी जी चले आए, क्योंकि जो मेरे संपादक थे वो उनके सब एडिटर रह चुके थे। बातचीत हुई, अब उन्होंने मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई करके। फिर वो अपना कुछ सुनाया तो उन्होंने कहा भाई निगम सुनो, हम ये लाए हैं जरा सुन लो। तो वो बैठ गया, निगम साहब बैठ गया और वो सुनाने लगे। मैं वहाँ से उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ ना, मैं चला गया। वो आया तो वो तब तक सुनाई थे, तो 2-1 घंटे बाद तक 2-3 घंटे वो सुनाते रहे। वो इस तरह सुनाया करते थे, लेकिन वो आते रहे। अब वो एक बार क्या हुआ कि वो जनता पीरियड की बात है शायद, या बात की बात होगी, ये अपने वो रेड्डी साहब जो आईएमबी के मिनिस्टर थे, वहाँ बाल भारती का कुछ 50 साल या वो मनाए जा रहे थे 100 साल, तो उसके फंक्शन में वो आए थे। अब लोगों ने, क्योंकि मैं उसको कंपेयर कर रहा था, तो लोगों ने मुझसे कहा, मेरे बाकी लोगों ने, कि भैया ये जो पुराने संपादक वो उन्होंने भी शायद उसमें किया हुआ था, जो है उनको बुलाना, पर तुम सत्यार्थी जी को ना बुला लेना। अगर सत्यार्थी जी आ गए और बोलना शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा मुश्किल मतलब ये कि लंबा बहुत देर तक बोलते वो। हाँ, वो पता नहीं क्या बोलते और क्या बोल जाए, मतलब इस तरह का शायद उनको डर था लोगों को। तो मैंने जो था चालाकी बरती और उनको नहीं बुलाया। अब जो वो रेड्डी थे, वो आपको याद होगा, वो थोड़ा उससे चलते थे ना, जैसे उनका नाम अच्छा जयपाल रेड्डी। वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे और वो साहित्य के छात्र थे शायद। तो वो आए, उन्होंने कहा है ऐसा कैसे हो सकता है, सत्यार्थी जी बैठे हैं, सत्यार्थी जी बोलेंगे, आइए सत्यार्थी जी। सत्यार्थी जी आए और सत्यार्थी जी आए, सत्यार्थी जी ने 4 वाक्य बोले सर। अच्छा। और वो चले गए। तो मुझे बड़ा लगा कि गिल्ट पैदा हुआ। अब देखिए वो लेकिन दरवाजा के बड़े मुरीद थे, वो बार लिखे रहा था। हुआ यह कि मैं उनके मेरे बाद जो दूसरे संपादक थे सुभाष सेतिया, उन्होंने उन पर एक विशेषांक छापा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी, मुझे फ़ोन करके बुलाया कि तुम भी आ जाओ, हम भी उनके यहाँ चलेंगे तुम। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं भी वहाँ पहुँचा, इधर उधर की बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, सत्यार्थी जी थे, कि तुम मुझे अपना लेकिन दरवाजे की एक प्रति दो, मैं उसको चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा भेजूँगा। तो बार हुआ क्या कि दुर्भाग्य से मैं उनको भेज नहीं पाया और वो उनका देहांत हो गया। तो मुझे ये तो थोड़ा अफसोस रहा, लेकिन मुझे आश्चर्य था, वो भी उन्होंने कानवान नहीं सुनते थे, लेकिन उनको याद वो था कि अपना तुम हो, तुमने उपन्यास नहीं दिया मुझे अपना उपन्यास दो, इस तरह से।
पर वही जैसा मैंने उनको बताया कि वो आपको अपना रचनाएं सुनाएंगे, जो जो सलाह देगा वो उसको मानते जाएंगे और उसको बदलते जाएंगे, ये वो कहा जाता था और ये वाकई सही था। पता नहीं ऐसा क्यों था। और आपने खुद किसी लेखक से मिलने की बहुत तमन्ना की हो और आखिरकार उससे मुलाकात हुई हो, ऐसा कोई अनुभव कि आपके बहुत कोई बड़े पसंदीदा लेखक थे जिनसे आप चाहते थे कि मिला ही जाए और वो फिर एक दिन हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लगातार लेखकों का वहाँ मैंने सुना, जैसे वहाँ चंद्रगुप्त विद्यालंकार से भी मिला, वननाथ गुप्त भी वहाँ आते थे, कई उस दौर के लेखक लगभग सब। आजकल में तब उसका ज़्यादा रुतबा था, लोग काफ़ी आते थे और बाहर भी समाज में ज़्यादा मिलना होता रहा। आखिर में आपसे पूछेंगे कि ये जो समयांतर पत्रिका है जिसको आपने दोबारा शुरू किया, ये क्या क्रम रहा? देखिए, मैं चूँकि पत्रकारिता से एक तरह से गोखी साहित्यिक पत्रकारिता से मैं जुड़ा रहा और मेरी लगातार ज़िंदगी में एक बड़ी इच्छा ये रही कि मैं एक लेखक के तौर पर रहूं। लेखक के तौर पर रहने का मेरा तात्पर्य था यह है कि मैं स्वतंत्र हूँ, काम ना करूँ, सिर्फ अपने लेखन का काम करूँ और मैं जो चाहे वो लिखूँ और इस पर मुझे कोई किसी तरह की वो ना हो और अपनी बात को बिना किसी दबाव के कहूँ, राजनीतिक, सामाजिक, नौकरी वगैरह वगैरह कुछ है। तो ये मेरी इच्छा थी, जिसके कारण मैंने लगभग 10 साल पहले अपना नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी मतलब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उसके बाद हुआ ये कि हमारी ये पत्रिका एक बार पहले भी निकली थी, तो मैं एक पत्रिका, दूसरी बात ये थी कि मैं हिंदी में एक ऐसी पत्रिका भी निकालना चाहता था जो सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर प्रतिनिधि पत्रिका हो, या कम से कम जो जिस तरह की सामग्री अंग्रेजी अखबारों में देखने या पत्रिकाओं में देखने को मिलती है उसका कुछ अंश तो उसमें आए। तीसरी बात यह है कि आप जो बात कहना चाहते हैं, अब चूँकि आप देख रहे हैं जिस दौर में मैंने ये पत्रिका निकाली, जो घुटन इतनी बढ़ गई थी अखबारों में, जिस तरह का संकुचन हो रहा था, यानी कि उसमें लिखने और बोलने की आज़ादी जिस तरह से घट रही थी, उस सब को देखते हुए मैं चाहता था कि ऐसी पत्रिका निकले जिसमें मैं अपनी तरह से अपनी बात कह सकूं। तो ये मैंने सोचकर नौकरी छोड़ने के 1 साल बाद ये पत्रिका निकाली। पत्रिका निकालने से पहले पत्रिका निकालने की जो खलबली थी, जो मतलब कुलबुलाहट थी, वो दिमाग में थी, पर वो जब नौकरी छोड़ी थी तो ये तय नहीं था कि मैं छोड़ते ही नौकरी पत्रिका निकालूंगा। मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा मैं जो ऐसी रचना लिखूं, मतलब कुछ मेरे विषय थे, मेरे दिमाग में थे, मैं उपन्यास लिखूं और उनको करूं और उनमें अपना लगे रहूं। तो मैंने एक उपन्यास लिखना शुरू भी किया और मैं उसको 150-200 पेज के करीब लिख भी चुका था। इस बीच ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था। एक दिन अचानक वो उपन्यास जो था मुझसे छूट गया। छूट इसलिए गया कि वो कुछ कंप्यूटर पर लिखने के चक्कर में उसका एक वर्जन ही गड़बड़ा गया और जो मैंने एडिटेड वर्जन था जिसको रिवाइज़ किया हुआ था वो गायब हो गया और पुराना रह गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको दोबारा से ठीक करूं और वो रह गया। मैं सोचा बाद में कभी ठीक करूंगा। इस बीच मुझे ये फिर मेरे दिमाग में वही पत्रिका थी कि मैं उस तरह की एक पत्रिका निकालूं जो एक अपनी तरह का एक मानदंड हो। तो उस तरह से वो पत्रिका निकाली गई और बड़े कम उसमें निकाली गई। मैं पहले ही चाहता था कि वो न्यूनतम खर्च में और बहुत सस्ती हो। तो धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि बहुत सस्ती पत्रिका निकल नहीं सकती। अगर निकलेगी तो उसको लोग वो तो एजेंट नहीं बेचेंगे और दूसरा जो पाठक थे उन्होंने जल्दी ही ये कहना शुरू किया कि इसमें कवर होना चाहिए, वरना मैंने बिना आवरण के उसको शुरू किया था और सस्ते में देना चाहता था। 5 रुपये में शुरू करी गई थी, फिर बाद में उसको बदला गया और धीरे धीरे उसका रूप निकला। अब जिस तरह से उसमें हमको मदद मिलती रही और लोग आते रहे, वो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि इधर अरुंधति की मैं बात कर रहा था, अरुंधति राय की। अरुंधति राय के लेख हिंदी में पहली बार समयांतर में ही छपे और समयांतर से उनका संबंध रहा
अभी तक भी जब भी कभी होता है हमको छापते रहते हैं, लेकिन एक ज़माने में लगातार उनके लेख हमारे यहाँ छपे। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका जो इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने कहा भी था शायद कि हिंदी में जो पत्रिका ने वह हम समयांतर का नाम था, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट मुझसे मिलने आया था उसके बारे में वेरीफाई करने की वाकई वो क्या करें, आपने क्या किया, कैसे किया करके ये बताया था। अभी भी आप जानते हैं कि अंधद तिल तुमड़े का जो आर्टिकल है, जो कॉलम है, वो हमारे यहाँ समानांतर छपता है, EPW के और हमारे, तो उसके समानांतर। तो और भी हमने जैसे हमको इस बीच जो हमारे अनुभव हैं, एक अंग्रेजी के बड़े बड़े नामी लेखकों को तक से हमने जब भी कहा उन्होंने हमारे लिए लिखा, चाहे वो मनोरंजन मोहंती हो, चाहे वो अपने ये घनश्याम शाह हो, पणिक्कर हो, और इरफान हबीब ने इरफान साहब ने के यहाँ हम गए, उन्होंने हमको एक पूरा इंटरव्यू दिया जो अलग से इंटरव्यू था और वो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव छपा। तो ये इस तरह के अनुभव हमारे हैं। अभी कितनी संख्या में छपती हैं इसकी प्रतियां, और जब आपने शुरू किया था तब कितनी थी? शुरू हुआ तो हमने 400-500 से छापे थे तो लेने के लिए। अब हम 4-5 हज़ार के करीब छापते हैं पहले, मतलब इतना भी हो गया है, बहुत है, इससे ज़्यादा शायद। क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि आप भी एक पत्रिका से जुड़ रहे हैं, आप जानते रहोगे कि पत्रिका बेचना अब जो है वो एक बड़ा भारी मार्केटिंग का काम है, उसमें बहुत बड़ी पूंजी लगनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप अपनी पत्रिका को 50,000 बेचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख उसकी प्रतियां छापनी पड़ेंगी और जगह जगह उसको फैलाना पड़ेगा कुछ मतलब 1 आध साल तक, तब जाके वो मार्केट पकड़ेगा। पूरा वो सिस्टम चाहिए, जाइए आइए, इतनी बड़ी पूंजी इकट्ठा करना बड़ा असंभव काम है। इसलिए हम जितना सीमित साधनों में कर सकते हैं वो उसमें कर रहे हैं और वही हो पाता है। तो बिरज जी, करीब करीब बातों का ये क्रम पूरा होने को आया है, लेकिन हम बातचीत समाप्त करें उससे पहले अगर आपको लगता है कि इस बातचीत के बीच में कोई ऐसी बात छूट गई है जो सवाल मुझसे पूछना चाहिए था आपसे और आप जवाब देना चाहते थे, तो ये मौका है कि आप दे सकते। नहीं, वो ऐसा कुछ है नहीं, बस ठीक है। मैंने आपको अपनी बातों में सिर्फ एक ही उपन्यास की चर्चा करी, मैंने 3 उपन्यास लिखे हैं, एक बाल उपन्यास भी है। लेकिन मैं अपने लेखन में यह है कि मैंने लगातार प्रयोग करने की कोशिश की है या नए विषयों को पकड़ने की कोशिश की है। जैसे कि दूसरा मेरा उपन्यास जो है उस चिड़िया का नाम, वो मूलतः एक ठहरे हुए समाज से एक आधुनिक आदमी की टक्कर की कहानी है। वो किस तरह से बदलता है और वो देख रहा है उनको और क्या वो महसूस करता है, ये कहानी मैंने उसमें करने की कोशिश की है। और तीसरा उपन्यास मेरा जो है वो थोड़ा अलग हटके है, वो इस तरह के विषयों पर है जिसमें सामान्यतः हिंदी में चर्चा नहीं होती है या उसमें बहुत कम रचनाएं हैं। वो समलैंगिकता पर है, पर वो उस पर भी मेरा रुख यह है कि उसका नाम है पंख वाली नाव। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके नाम से ही वो क्या संकेत कर रहा है, नाव में पंख हो सकते हैं। तो असल में मैंने उसमें भी ये एक जो बात कहने की कोशिश करी वो ये है कि आखिर कोई एक खास स्थिति में अगर है तो हम को उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस पर फैसला देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है, तो पूरी थीम, पूरी विषय है एक ऐसे आदमी का द्वंद्व है जो इसमें मतलब जो मूलतः समलैंगिक है, लेकिन उसकी उसका जो पूरा स्ट्रगल है, उसका जो समाज में रहने का, समाज से बाहर रहने का, उनके संबंधियों का, वो मैंने दिखलाने की कोशिश की है। उसके अलावा एक और इसका पक्ष भी है। आज जिस समाज में हम हैं, जब जिस भी घर में या परिवार में ऐसा सुनने को मिले या माता पिता को कि उनका एक बच्चा इस तरह का है, उनकी क्या दशा हो सकती है, उनका इसका जो फॉल आउट है वो कितने बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है, इन सब को वो देखने की कोशिश मैंने की है।
और इधर जैसे कि आपने लेखकों के बारे में कहा था, मैंने बताया था, एक लेखकों के हाल ही में सबसे नई किताब मेरी आई है जो मेरे लेखकों के संस्मरण है। उसमें रेणु हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, अज्ञेय हैं और बहुत से लोग हैं उसमें, नागार्जुन हैं, इन लोगों से मिला, बनोर श्याम जोशी हैं। क्योंकि मैं, शायद आपको पता होगा ना कि मैं ये जो हम लोग से भी जुड़ा रहा था, तो उसके भी प्रसंग हैं उसमें। तो ये एक मामले में पूरे एक दौर में, एक आप लगाइए कि 70 से लेकर अब तक के दौर के पिछले अगले 30 साल वो रहे, लगभग 50 साल का एक पूरा पीढ़ का दौर है, समय है, काल है, जिसकी के दौर में हुए लेखकों के सबके प्रसंग इसमें मैंने किए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना लंबा मुझे समय दिया। ये थे जाने माने लेखक और संपादक पंकज बिष्ट। प्रोग्राम के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।